माँ के जाते ही जैसे घर का घरपन भी उन्हीं के साथ चला गया। घर में माइक्रोवेव ओवन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन जैसे नए उपकरण दिखाई देने लगे। घर व्यवस्था भी बदल गई। माँ की चमचमाती रसोई समेत घर में अब 2 नौकरानियां घूमती दिखाई देने लगी, जो खाने से लेकर साफ सफाई तक सब काम करती। दोनों भैया अक्सर देर से घर लौटते। भाभी खाने पर भैया का इंतजार करती और वह दोनों खाना अपने कमरे में ही खाते। छोटे भैया डिनर अक्सर बाहर करके आते या फिर अपने कमरे में टीवी देखते हुए करते। खाना बनाने वाली मेड पापा का खाना कैसरोल में डाइनिंग टेबल पर रखकर चली जाती और वह खुद अपना खाना परोस कर खाते या कभी भाभी दे देती। सबको आपस में बात किए कई दिन गुजर जाते थे। कभी कभार घर का नौकर राम सुख प्रसाद लेकर आता। साहब, बड़े भैया की तरक्की हो गई है, लो मिठाई खाओ। या कभी किसी खास आयोजन जैसे नई गाड़ी खरीदने या भैया के प्रमोशन की खुशी में पूजा पाठ में पापा को बहुत आदरपूर्व बुलाया जाता और उनके हाथ से ही पूजा कराई जाती। एक हफ्ता पहले पापा ने बड़े भैया से कहा था, मुझे कुछ बात करनी है संजू। शाम को करते हैं पापा, अभी मुझे कुछ काम है। कोई खास बात हो तो आप मेल कर देना या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा। कहकर भैया ऊपर अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन भैया फिर इतने व्यस्त हो गए कि बात हो ही नहीं पाई। यह वाक्य भैया ने पापा को खोजते हुए अभी कार में बताया था। छोटे भैया का रूटीन जॉब है, वह अक्सर बाहर रहते हैं। भाभी ऊपर के कमरे में पत्रिकाओं, टीवी, फोन और अपने कामों में व्यस्त। उस दिन पापा ने मुझे मुंबई फोन किया। कैसी हो वन्या? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। सॉरी, आपके 2 मिस्ड कॉल देखे मैंने, लेकिन मैं उस वक्त मार्केट में थी और बाद में बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया। कोई बात नहीं, बस काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जी पापा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और आप कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं बेटा। अरे, तुम्हें एक खबर देनी थी। हाँ, कहिए ना पापा। राकेश जैन जी की माता है ना, वही जिन्हें तुम लोग दादी कहा करते थे। हाँ हाँ, क्या हुआ उनको? वो कल नहीं रही। अरे, बीमार थी क्या? नहीं, बीमार तो नहीं थी, लेकिन जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। मतलब 2 महीने से संधारा पर थी। अरे, लेकिन उन्हें क्या कष्ट था? वो तो शहर के रईस लोग हैं। संधारा और रईस का कोई रिलेशन नहीं, पापा ने हंसकर कहा। कभी कभी आदमी को इस उम्र तक आते जीने की उब हो जाती है। अच्छा, वो छोड़ो, तुम कब आ रही हो लखनऊ? बस पापा, सुभाष चले जाएं लंदन, उसके बाद आती हूँ। रक्षाबंधन भी आ रहा है ना। अच्छा सुनो वान्या, वो अपने आगरा वाले फूफा है ना, उनके बेटे रोहित का ट्रांसफर वहीं मुंबई हो गया है। कल फूफा का पत्र आया था, उन्होंने रोहित का पता भेजा है और तुम्हारा पता मांग रहे थे। हो सके तो बेटा। पापा, आपसे मैं शाम को बात करती हूँ। सॉरी, असल में सुभाष के लंदन जाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। आप अपना ख्याल रखना पापा। और मैंने फोन रख दिया था। अब यही बातें जहन में उलट पुलट हो रही थी। मुझे ना जाने क्यों अपना बचपन और माँ की जवानी याद आई, जब पापा भी अपने दोस्तों और कामकाज में मग्न रहते थे और हम बच्चों और माँ की किसी बात को हल्के फुल्के में ऐसे ही टाल दिया करते थे। तब पापा की प्राथमिकता अलग थी, आज हम बच्चों की जिम्मेदारियां अलग हैं। आखिरकार हम पापा को खोजने में असफल रहे और अब घर आ चुके थे। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन हम सबकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। हम सभी बैठक में बैठे थे, हताशा और निढाल से। भाभी सबके लिए चाय बना लाई थी। चाय पीकर बड़े भैया ने कहा, चलो अब कुछ देर रेस्ट कर लें।
बहुत हेडेक हो गया आज, कहकर भैया उठ गए। सब सोने चले गए अपने अपने कमरों में, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सोचा सुबह के 4 बजने वाले हैं, यही आराम करती हूँ। मैं बैठक में ही सोफे पर आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। बेहद शारीरिक और मानसिक थकान के बावजूद नींद आंखों से अब भी मीलों दूर थी। मन में सवाल जवाब भवंडर की तरह उठ गिर रहे थे। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई पापा के साथ? आजकल एक्सीडेंट के कितने केस हो रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा होता तो अब तक तो फोन आ ही चुका होता। पापा की जेब में मोबाइल तो है, तो क्या पापा जानबूझकर? दिमाग चक्री की तरह एक ही दूरी पर घूमे जा रहा था कि पापा को इस घर में क्या कमी है। कितना तो चाहते हैं सब उन्हें। उनके खाने पीने से लेकर सुख सुविधाओं में क्या कमी थी। आधी नींद में जैसे लगा मोबाइल की 1-2 घंटी बजी हों और बंद हो गई। कुछ देर अपने मन का वहम सोच में वहीं लेटी रही, लेकिन फिर सोचा एक बार देख लूं, कहीं मुंबई से मेरे पति सुभाष का कोई मैसेज तो नहीं था। मैं बैठ गई और सामने सेंटर टेबल पर रखे अपने मोबाइल में देखा, कोई मैसेज या मिस कॉल नहीं था। तभी मेरी नजर एक दूसरे मोबाइल पर पड़ी जो वहीं मेज पर रखा था। मैंने उसे उठाया। वो बड़े भैया का था जो रात में यहीं छोड़कर अपने कमरे में चले गए थे। मैंने देखा उनके फोन में मिस्ड कॉल था जो अभी 10 मिनट पहले ही आया था। मैंने उन्हें कॉल बैक किया। कुछ देर घंटी जाती रही। हाँ जनाब, बोलिए। वहां से एक मर्दाना आवाज आई। मैं संजीव तिवारी के यहाँ से बोल रही हूँ। इसमें अभी इस नंबर से मिस कॉल आया था, इसलिए आपको किया। वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम साकेत नगर पुलिस चौकी से जनाब। 1 मिनट रुकिए। जगह का नाम सुनकर बदन में एक सुरसुरी सी फैल गई। पुलिस चौकी साकेत नगर, इसी चौकी पर तो हम रात में गए थे FIR लिखाने। करीब 1 मिनट लगा उस शख्स को वापस लौटने में। उसने कहा, SI साहब से बात कीजिए जनाब। फिर वहां से आवाज आई, आपने रात में FIR लिखाई थी। आपके पिता या कौन थे वो अवध तिवारी, उनका पता चल गया है। कहाँ है वो? बताइए जल्दी। ठीक तो हैं? हमें पता दीजिए प्लीज। सर, पापा ठीक तो है ना वो? I mean, यह सब अभी नहीं बता सकते। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप लोग आ जाइए यहाँ। कार उनके बताए पते पर भागी जा रही थी। जहाँ कार रुकी वो करीमगंज का शिव मंदिर था। हम सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लगभग भागते हुए मंदिर में पहुंचे। वहाँ सब इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ पहले से मौजूद था। आइए मेरे साथ, उन्होंने कहा। चलते चलते वो बोला, हमने आपके पिताजी से कहा कि आपके घर छोड़ देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। वो बिल्कुल मौन है, तब से कोई जवाब नहीं दे रहे। बहुत थके लग रहे थे, इसलिए मुश्किल से उन्हें भीतर पुजारी के कमरे में भेजा है। वो एक छोटा सा कमरा था जहां पापा खाट पर दीवार की तरफ पीठ करके लेटे हुए थे। पापा? बड़े भैया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आवाज दी। अचानक पापा चौंक कर उठ गए और अपने सिराने रखे मोबाइल को कान में लगाकर बोले, हेलो संजू बेटा। अगर आपको वंदना शुक्ला की लिखी हुई कहानी सुख अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।